छोटा-सा लेक्चर लिया था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मूत्र एवं मूत्रपिंड इसके बारे में पांचभौतिक व्यू क्या है, वो आज देखेंगे। हमने जब पांचभौतिक चिकित्सा का इंट्रोडक्शन का लेक्चर किया था, उस समय हमने देखा था कि शरीर में 3 अवयव जो है, वो पांचभौतिक चिकित्सा से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा हमने देखा था। उसमें यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड इन 3 अवयवों का समावेश होता है। अब इसमें से प्लीहा जो है, वो भरण का काम करती है, यकृत जो है, वो पोषण का काम करता है और मूत्रपिंड जो है, वो उत्सर्जन का काम करते हैं। तो शरीर में अगर ये 3 क्रियाएँ ठीक तरह से हो रही हैं, तो अपने आप ही शरीर में बाकी की जो घटनाएँ हैं, वो प्राकृत तरीके से होते रहती हैं। अब उसी में से मूत्रपिंड जो है, उसके बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे आज। अब ये मूत्रपिंड जो है, इसके लिए या मूत्र के लिए जब भी कभी हम कुछ डिस्कशन करेंगे, तो हमें क्या-क्या पता है? तो मूत्र जो है, एक त्रिमलों में से एक मल है। तो मूत्र, स्वेद और पुरीष, इसमें से मूत्र जो है, एक मल है। मूत्रपिंड जो है, उसी को हम वृक्क नाम से जाते हैं। लेकिन वृक्क जो है, वो उस तरह से आयुर्वेद में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जिस तरह से मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम उसको देखते हैं या उसके फंक्शंस को देखते हैं। तो वो एक्सप्लेनेशन क्या है उसका? आयुर्वेद के हिसाब से मूत्रपिंड या वृक्क क्या हो सकता है? मूत्र की उत्पत्ति जो है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है आयुर्वेद में कि बहुत सारे वैद्य या फिर बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं, वो इसको ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि मूत्रपिंड का उल्लेख कहीं भी किया नहीं है और मूत्र उत्पत्ति का संबंध जो है, वो बस्ती के साथ जोड़ा गया है। तो वो कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, उसके बारे में भी आज हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। अब ये बस्ती अवयव जो है, उसकी और मूत्रोत्पत्ति की कार्मुकता क्या हो सकती है? क्या कोरिलेशन हो सकता है बस्ती का मूत्र की उत्पत्ति में? मूत्र का जो कर्म दिया गया है, तो मूत्र का कर्म क्या है कि क्लेद जो है, वो क्लेद का वहन करना। अब ये मूत्र और क्लेद इन दोनों चीज़ों का संबंध क्या है एक-दूसरे के साथ? और मूत्र विकार की अगर हमें कुछ चिकित्सा करनी है, तो चिकित्सा करते समय हमें कौन-सी चीज़ों का विचार करना अत्यावश्यक है। तो इन्हीं में से कुछ चीज़ों के ऊपर आज हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मूत्रपिंड के बारे में बात करनी है, तो मूत्रपिंड से पहले ही हम मूत्र के ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। आज का लेक्चर जो है, वो थोड़ा-सा कंसेप्चुअल होगा कि जिसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स या बहुत सारे मिथ्स जो हम लगते हैं हमें कि आयुर्वेद में ये क्यों बताया गया है, ये ऐसा क्यों है, उनके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करके उसका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है क्या, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो मूत्र जो है, वो क्या है? किट्टम अन्नस्य विट् मूत्रम। तो किट्ट यानी कि क्या? कि जब आहार रस का पचन होता है सॉरी आहार का पचन होता है, तो उससे प्रसाद भाग यानी आहार रस बनता है और किट्ट भाग यानी जो भाग सार से अलग है, वो बनता है। तो उनमें से पित्त यानी पुरीष और मूत्र ये दोनों चीज़ें बनती हैं, ऐसा हमारे ग्रंथकारों ने हमको बताया है। अब ये जो मूत्र है, उसका वहन या फिर उसका बाहर निकलना, वो कहाँ से होता है? तो उन्होंने उसके लिए बोला है कि बस्ती का पूर्ण होना और विक्लेदित होना, यही मूत्र है। तो मतलब क्या है कि जो बस्ती का पूर्ण करता है और विक्लेद करता है, यानी क्लेद से जो बनता है और बस्ती का पूर्ण करता है, उस चीज़ को हमने मूत्र कहा है। अब यहाँ पर बस्ती जो है, वो बस्ती को उन्होंने नामाभिधान किया है कि बस्ती ही मतलब मूत्र का आशय है और उसी का पूरण जो है, वो पूरण मूत्र से होता है। मूत्र किस चीज़ से बनता है? तो मूत्र क्लेद से बनता है। तो हमारे पास मूत्र के रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आ गई। लेकिन इसमें एक वर्ड आया है क्लेद। तो क्लेद मतलब क्या? तो उन्होंने उसके लिए लिखा है कि क्लेद मतलब आर्द्रत्वम। जो भी सारे हमारे शरीर के भाव पदार्थ हैं, उन भाव पदार्थों में जो भी आर्द्रता है, वो आर्द्रता ही क्लेद है।
कभी-कभी वो आर्द्रता कम हो जाती है, तो क्लेद कम हो जाता है। कभी-कभी वही आर्द्रता जो है वो बढ़ जाती है, तो वही क्लेद बढ़ जाता है। तो आर्द्रता ही क्लेद है और ये आर्द्रता आती कहाँ से है? तो जो भी हमने आहार लिया है, उसी आहार से पचन जब होता है, तो पचन होते समय उससे जो बनता है, उसी से क्लेद बनता है। अब मूत्र जो है वो क्या है? तो कुछ डेफिनेशंस ऐसी भी हैं कि आहार का जो प्रसाद भाग है, उससे आहार रस बन गया और किट्ट जो है, उसी किट्ट को मल संज्ञा दी गई है। यही मल जो है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक है जो घन भाग है, उससे पुरुष बनता है और जो द्रव प्रधान भाग है, उसी से मूत्र बनता है। अब ये जो सारी प्रक्रिया होती हैं, तो इन प्रक्रियाओं से मल बनता है। लेकिन सिर्फ़ मल इतने ही है क्या? स्वेद, मूत्र और पुरीष इतने ही मल है क्या? तो नहीं। मल जो है वो हर भाव पदार्थ के बनते समय बनते जाते हैं। इसीलिए उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। जैसे रस से बनता है वो कफ है, आगे रक्त से जो बनेगा वो पित्त है, मांस से जो बनेगा वो ख-मल है, फिर स्वेद जो है वो मेद से बनेगा। तो आगे-आगे उत्तर-उत्तर धातुएँ जो हैं, उनका भी जब भी पोषण होगा, अग्नि की प्रक्रिया होगी, तो वहाँ पर भी फिर से सार और किट्ट विभजन होते जाएगा और वहाँ पर जो किट्ट तैयार होते जाएगा, उस किट्ट से भी अलग-अलग मल जो है, वो बनते जाएँगे। अब ये जो प्रधान 3 मल बोले गए हैं, उसमें से उनके कर्म भी हमें बताए गए हैं। जैसे अवष्टंभन जो है, वो पुरुष का कर्म है। मूत्र का कर्म जो है, वो क्लेद का वाहन करना, क्लेद वाहन करना है और स्वेद का जो कर्म है, वो क्लेद विद्रुति है। कहीं-कहीं पर केश विद्रुति भी वर्ड आया है, लेकिन अगर हम इसको क्लेद विद्रुति भी पकड़ेंगे, तो भी इसका एक्सप्लेनेशन हमें मिल सकता है। अब अवष्टंबनम मतलब क्या? रक्षण करना। अब पुरुष तो एक प्रकार का मल है, तो मल हमारे शरीर का रक्षण कैसे कर सकता है? तो इसके लिए जब भी कभी हमें लूज़ मोशंस लगते हैं, अतिसार होता है, तो अतिसार से अगर बहुत बार मल त्याग करना पड़ता है द्रव प्रधान, तो उसके कारण हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कि हमारे पूरे शरीर की ताकत जो है वो कम हो जाती है। हम कुछ भी काम करने में समर्थ नहीं होते हैं और यही वेग अगर बारंबार आते जाए तो आगे चल के हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसका मतलब ही क्या है कि पुरुष जो है उसके अंदर कुछ ऐसी भी ताकत है कि जो हमारे शरीर का रक्षण करती है। वो ताकत क्या है? तो ऊपर जो अग्नि है उसका रक्षण करने का काम भी ये पुरुष करता है। तो इसी वजह से शरीर की रक्षा करना जो है, वो भी एक प्रकार से मलों के अंडर काम में आ जाता है। मूत्र जो है उसका काम है कि ये जो आर्द्रता बनी है, उस आर्द्रता का बाहर की तरफ वहन करना। अब ये जब वहन होता है, तो यहाँ पर क्लेद का सिर्फ वहन हो रहा है। मतलब क्या कि जो भी एक्सेस क्लेद है, उसको बाहर निकालने का काम जो है, वो मूत्र कर रहा है। लेकिन ये क्लेद का रेगुलेशन कौन करता है? तो यहाँ पर क्लेद का रेगुलेशन जो है, वो स्वेद करता है। बहुत सी बार हमें क्या लगता है कि क्लेद वाहनम ये मूत्र का कर्म हो गया। मतलब ही क्या हो गया कि मूत्र ही क्लेद के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, स्वेद भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ मतलब क्या? कि सबसे ज़्यादा रेगुलेशन का काम विधृति वर्ड जो यहाँ पर आया है, तो विधृति का मतलब रेगुलेशन भी होता है। तो क्लेद का रेगुलेशन करने का काम जो है, वो स्वेद करेगा। अगर मान लो शरीर का स्वेदन हो रहा है, तो मतलब ही क्या है कि शरीर में ऊष्मा बढ़ रही है और उस ऊष्मा को कंट्रोल करने के लिए हमारा शरीर जो है, वो आर्द्रता जो है वो बाहर की तरफ छोड़ रहा है। जैसे कभी-कभी किसी चीज़ को हम गरम करके रखते हैं, तो जहाँ पर उस गरम चीज़ को रखा है, उसके साइड में पानी जमा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ में जब तक पानी है तब तक वो पानी उस चीज़ को प्रोटेक्टेड रखेगा। लेकिन जैसे ही उस चीज़ को हम पानी खत्म होने के बाद भी गर्म करते हैं, तब वो जलना शुरू हो जाता है। तो हमारे शरीर के अवयवों को रक्षण करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको उस ऊष्मा से बचाना, ये सारा काम जो है, वो स्वेद करता है। तो जब भी कभी शरीर ऊष्मा बढ़ेगा, तो स्वेद का निर्हरण होना शुरू हो जाएगा।
और वो शरीर को प्रोटेक्ट करेगा। अब अगर स्वेद ज़्यादा मात्रा में बनता है, तो अपने आप मूत्र से निकलने वाला क्लेद कम हो जाएगा। यानी मूत्र का प्रमाण कम हो जाएगा। और अगर सर्दी के मौसम में जैसे होता है कि हमें स्वेटिंग नहीं होता है या बहुत कम होता है, तो जब भी स्वेटिंग कम होगा, स्वेदन कम होगा, स्वेद कम आएगा, उस समय जो शरीर में आर्द्रता है, वो बाहर जाएगी मूत्र मार्ग से। इसीलिए ठंडियों के सीज़न में हमें बहुत बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ही क्या है कि शरीर का स्वेद कितना बनता है, उसी के ऊपर मूत्र से कितना क्लेद जाएगा वो डिसाइड होता है। तो क्लेद का रेगुलेशन करने का काम जो है, वो स्वेद करता है और इसी के लिए स्वेद की डेफिनेशन में या फिर उसके कर्म में क्लेद विधृति वर्ड आया है। अब हमने बहुत बार ये क्लेद वर्ड सुन लिया। अब ये क्लेद क्या है, इसके ऊपर थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। हमने पहले ही देखा है क्लेद मतलब क्या कि आहार में जो आर्द्रत्व है, वही आर्द्रत्व को हम क्लेद कहेंगे। इस क्लेद का वहन कौन करता है? तो इस क्लेद का शरीर से बाहर निर्गमन करने का काम मूत्र करता है और स्वेद उसका रेगुलेशन करने का काम करता है। तो ये 3 चीज़ें जो क्लेद के बारे में हैं, वो हमें समझ में आ गई। अब ये क्लेद जो है, वो क्लेद के कुछ और रेफरेंसेस भी हमें मिलते हैं। जैसे कि क्लेद बनता कहाँ से है या फिर क्लेद कारक कौन है? तो उसके लिए स्नेहन की जहाँ पर व्याख्या दी है या स्नेहन द्रव्य क्या काम करता है, वो जहाँ पर बताया है, तो उसमें हमें बोला है कि स्नेहन जो है, वो मार्दवता के साथ में क्लेद कारक भी है। तो इसका मतलब ही है कि स्नेह जो है वो क्लेद कारक है। स्निग्धता से क्लेद बनता है। अब ये जो स्निग्धता है, ये स्निग्धता के बारे में हमें बोला गया है कि स्नेहसारो अयं पुरुषः प्राणाश्च स्नेहभूयिष्ठः। तो इसका मतलब ही कि पूरा शरीर जो है वो स्नेहमय है। पूरे शरीर में स्नेह प्रेज़ेंट है। स्नेह जो है उसी के कारण हमारे प्राणों की रक्षा भी होती है। मतलब कहीं न कहीं स्नेहन होना ये हमारे शरीर की ज़रूरत है। जहाँ पर ये स्नेहन कर्म ठीक से नहीं होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएँगे। और यही स्नेहन या यही स्नेह जो है, वो क्लेद कारक है। तो स्नेह और क्लेद इन दोनों का कनेक्शन जो है, वो यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ये दोनों चीज़ें एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब मूत्र के बारे में हमारे जो ग्रंथ है, उसमें तो वर्णन आया ही है, लेकिन मूत्र की उत्पत्ति से रिलेटेड या मूत्र के निर्माण के जो अवयव हैं, उनसे रिलेटेड भी कुछ रेफरेंसेस हमारे यहाँ पर आए हैं। तो अथर्ववेद में एक सूक्त आया है, उसमें आंत्र से निकलने वाली जो गवनियाँ हैं, वो बस्ती के साथ संश्रित होके वहाँ पर जो बनाती है, उसे मूत्र कहा गया है। अब यहाँ पर भी आंत्र वर्ड आया है। फिर नीचे और एक रेफरेंस मिलता है, सायणाचार्य ने लिखा हुआ, उसमें भी ऐसे लिखा है, आंत्रेभ्यो विनिर्गतस्य। तो आंत्र से निकलने वाला जो मूत्र है, वो मूत्र मूत्राशय को प्राप्त करता है और वो प्राप्त कहाँ से होता है उसको? तो वो 2 नाड़ियों से प्राप्त होता है। उन 2 नाड़ियों को गविनी ऐसा वर्ड कहा है। तो ऊपर भी गविनी वर्ड आया है, नीचे भी गविनी वर्ड आया है। ये 2 नाड़ियाँ हैं, ऐसे वर्णन मिलता है। तो इन 2 नाड़ियों को यूरेटर कंसिडर किया जाता है। तो गविनी जो है वो यूरेटर है और उनसे मूत्र जो है वो बस्ती की तरफ लाया जाता है। ये पार्ट जो है वो तो समझने जैसा पार्ट है। लेकिन उसके पहले वाला जो पार्ट दिया गया है, ऊपर भी और नीचे भी वहाँ पर वर्ड जो आया है वो आंत्र वर्ड आया है। अब आंत्र जो है, वो आंत्र से हमें क्या करना चाहिए? तो आंत्र से हमें हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, उसको अगर हमने कंसिडर कर लिया, तो आंत्र से निकल कर जो गविनियाँ हैं, वो बस्ती तक पहुँचती कैसे हैं? क्योंकि मॉडर्न साइंस में जब भी हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो वृक्कों से निकलने वाले जो यूरेटर्स हैं या गविनिया हैं,
वो वहाँ से बस्ती में जाती है और बस्ती में मूत्र का पूरण करती है। लेकिन यहाँ पर अगर आंत्र वर्ड लिखा है, बाकी का एक्सप्लेनेशन जो है वो बराबर है, लेकिन यहाँ पर आंत्र वर्ड जब हम पढ़ते हैं, वहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारे मन में डाउट शुरू हो जाते हैं। अब अगर आंत्र से निकलने वाली गवनियों से बस्ती का पूरण होता है, तो वृक्क का वर्णन कहीं पर है कि नहीं आयुर्वेद में? हाँ, वृक्क का वर्णन भी आयुर्वेद में दिया गया है। तो वृक्क के बारे में क्या लिखा है? वृक्कौ पुष्टिकरौ प्रोक्तौ जठरस्थस्य मेदसः। अब यहाँ पर वृक्कौ ये लिखा है मतलब ये 2 चीज़ें हैं। तो 2 ऐसी चीज़ें जो जठरस्थ मेद का पुष्टि करने का काम करती है। तो मेद का पुष्टि जो है, वो वृक्क से होता है। एलोपैथी में, मॉडर्न साइंस में वृक्क का काम जो है, वो ज़्यादातर मूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। फिर आहार जलवाही सिराधारव तिलवृक्कौ। तो आहार से जो जल बनता है, उस जल का आधार जो है, उसमें 2 वर्ड्स आए हैं तिल और वृक्क। अब यहाँ पर तिल वर्ड जो है, वो बहुत सी बार क्लोम का पर्यायी नाम भी यूज़ किया जाता है। उदकवह स्रोतस का मूल स्थान जो है, वो क्लोम है। और यहाँ पर भी जल के बारे में बात हो रही है। तो उदक वह स्रोतस और जल इनका रिलेशन दिखाने के लिए और उसी जल का वृक्क के साथ रिलेशन दिखाने के लिए ये श्लोक जो है वो आड़मल्ल की टीका में हमें मिलता है। वृक्क का एक और रेफरेंस मिलता है जो हम सबको पता है कि मेदो वह स्रोतस का मूल स्थान जो है वो वृक्क है। अब वृक्क के बारे में डल्हन ने जब लिखा था, तब डल्हन ने लिखते टाइम वहाँ पर लिखा था, "वृक्कौ मांसपिण्डद्वयम्, एको वामपार्श्वस्थितः, द्वितीयो दक्षिणपार्श्वस्थितः।" तो यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन्ड है कि वृक्क नाम का जो अवयव है, वो मांसपिंड के समान है और वो उसमें से एक जो है, हाँ, वो वाम पार्श्व में स्थित है और दूसरा जो है, वो दक्षिण पार्श्व में स्थित है। तो इसका मतलब है कि वृक्क के बारे में उनको ठीक तरह से सब कुछ पता था। उसका वर्णन जो है वो कोष्ठांगों के अंदर आया है या फिर विदर्दियों के वर्णन में आया है और बाकी की जगहों पर आया है। एक स्रोतस के मूल स्थान के स्वरूप में भी आया है। अगर इतने सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, तो फिर इसका संबंध जो है वो मूत्र के साथ में क्यों नहीं जोड़ा गया है? मूत्र के साथ में सभी जगह पर बस्ती नाम क्यों आता है? तो बस्ती अवयव जो है, बस्ती अवयव में क्या है? तो बस्ती अवयव का डायरेक्टली संबंध जो है, वो मूत्रवह स्रोतस के साथ जुड़ा हुआ है। बस्ती और मेढ्र, ये जो है, ये मूत्रवह स्रोतस के 2 मूल स्थान हैं। और जब भी कभी ये मूत्रवह स्रोतस बिगड़ जाता है, तो अतिसृष्टम, अतिबद्धम, प्रकुपितम, अल्पाल्पम, अभीक्ष्णम वा बहलम, सशूलम मूत्रयंतम दृष्ट्वा मूत्रवाहिन्यस्य। तो इसमें क्या है कि मूत्रवह स्रोतस जब भी कभी बिगड़ जाता है, तो वो बिगड़ने के बाद मूत्र की निष्क्रमण प्रक्रिया जो है, उसमें जो भी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मतलब ये वर्णन तो मूत्र का ही है, लेकिन स्रोतसों के नाम में बस्ती और मेढ्र लिखा है। बस्ती जो है, उसका स्थान जो है, वो बहुत अच्छी तरह से सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। जहाँ पर अश्मरी की चिकित्सा दी है, वहाँ पर उसका वर्णन जो है, वो बहुत ही डिटेल में किया गया है। अब ये जो बस्ती है, ये अल्पमांस शोणितो यानी अल्प प्रमाण में तनुत्वक लिखा है ये। तो ये तनुत्वक वाला जो ऑर्गन है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो कटी प्रदेशी अभ्यंतरतः कट्याम। तो कटी गुहा जो है, उसके अंदर ये सिचुएटेड है और उसी को उन्होंने मूत्राशय कहा है। तो बस्ती और मूत्र जो है, इनका संबंध फिर से प्रस्थापित किया गया है। इसमें जब अश्मरी के बारे में लिखा गया है, तो अश्मरी के व्रण के कारण मृत्यु हो सकती है। अगर 1 व्रण हुआ है, तो शायद ज़िंदा रह सकता है, लेकिन 2 व्रण हुए हैं, तो यत्नतः बहुत प्रयत्नों के बाद ही हम उसको शायद बचा सकते हैं। तो ऐसे वर्णन जो है, वो वहाँ पर दिया गया है। अब इसके साथ में जो ये बस्ती है, उसका स्थान देते समय उन्होंने लिखा है, नाभि, पृष्ठ, कटी
मुष्क, गुद, वंक्षण, शेफ, इन सभी ऑर्गन से घिरा हुआ एक द्वार वाला जो ऑर्गन है, उसको बस्ती उन्होंने कहा है। अब नाभि जो है, उसका एंटीरियर पार्ट में आ गया, पृष्ठ जो है वो पोस्टीरियर पार्ट में आ गया, कटी सॉरी, कटी जो है वो उसके पार्श्व स्थित हो गया, मुष्क यानी वंक्षन जो है वो उसके इंफीरियर साइड में हो गया, गुद जो है वो पोस्टेरियो इंफीरियर साइड में उसके हो गया, वंक्षण जो है उसके लैटरल साइड में हो गया, और शेफ जो है वो उसी का आगे की तरफ आने वाला एक्सटेंशन है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो है वो बस्ती के तरफ इशारा करते हैं, मतलब ही वो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ इशारा करते हैं। अब ये सारा वर्णन जो है वो तो बस्ती के बारे में दिख रहा है, यानी बस्ती का मतलब हम यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम कंसिडर करते हैं उसी को कंसिडर करना चाहिए, इसमें कोई डाउट होने की गुंजाइश ही नहीं है। अब ये जो सारे ऑर्गन्स दिए गए हैं, इन सारे ऑर्गन्स के बीच में सिचुएटेड जो बस्ती है, वो बस्ती मूत्राशय कहा गया है, और इसमें जो मूत्र आता है वो आंत्र से आता है। अब ये जो बात है, इसी के कारण सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब बस्ती जो है, बस्ती का स्वरूप किसे दिया है? तो अलाबू के जैसा इसका स्वरूप है, और सिरा स्नायु परिग्रह, सिराएं और स्नायु इनसे ये घिरा हुआ है। ये मूत्राशय है, मल का आधार है, और प्राणायतनम उत्तमम, ये एक उत्तम प्राणायतन है जिसकी रक्षा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे शरीर में जो त्रिमर्म बोले गए हैं, उन त्रिमहामर्मों में से भी एक मर्म जो है वो बस्ती है। अगर बस्ती को इतना सारा इंपॉर्टेंस दिया है तो उसके इंपॉर्टेंस को हम नकार नहीं सकते हैं। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट आता है। अभी हमने क्या किया कि मूत्र के बारे में थोड़ा सा देख लिया, फिर क्लेद क्या है वो देख लिया, फिर वृक्क के बारे में एक्सप्लेनेशन था वो देख लिया, बस्ती क्या है वो देख लिया। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट जो आता है वो है मूत्र की उत्पत्ति। अब मूत्र की उत्पत्ति जो है उसका हमने पहले भी एक छोटा सा रेफरेंस देख लिया था, जहां पर अथर्ववेद और सायणाचार्य के रेफरेंसेस थे। उसमें गविनियों में मूत्र जो आता है, वहां पर उन्होंने लिखा है वो आंत्र से आता है, और वही चीज जो है वो सुश्रुताचार्य ने भी कंटिन्यू की है। पक्वाशय गतास्तत्र नाड्यो मूत्र वहास्तु याः तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरितः सागरम यथा। इसका मतलब ही है कि पक्वाशय से निकलने वाली नाड़ियां जो है उन्हीं से बस्ती का पूरण होता है, और ये पूरण जो है वो अगर बस्ती का पूरण होता है तो बस्ती में मूत्र जो है वो मूत्र स्वरूप में बनना शुरू हो जाता है। अब उन्होंने उसमें जो रेफरेंसेस दिए हैं उसमें ऐसे लिखा है कि बहुत सारी नदियां जो है वो जैसे एक साथ मिलकर समुद्र में मिलती है, उसी तरह से पक्वाशय से निकलने वाली जो नाड़ियां हैं वो सारी समुद्र में मिलती है, यानी कि बस्ती में मिलती है। उसके लिए एक और रेफरेंस उन्होंने दिया है कि एक घड़े को, खाली घड़े को अगर हमने पानी के अंदर कंठ तक डुबो दिया तो धीरे धीरे उसकी जो सच्छिद्रता है, उन छिद्रों से पानी जो है वो घड़े के अंदर भरना शुरू हो जाता है, और वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है, और उसी के कारण मटका जो है वो पानी से भर जाता है। अब ये जो सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, इन रेफरेंसेस को बहुत सारे लोग जो है वो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस का पार्ट है वो एक घड़े जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर भी एक घड़े का रेफरेंस आया है। उस घड़े का और ये ग्लोमेरुलस का एक समान दिखना। दूसरा, यहाँ पर जो बहुत सारी नाड़ियाँ लिखा है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है वो हमारे शरीर में, सॉरी, वृक्क में जो है वो प्रेजेंट है। तो वृक्क में ये जो सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, उन सारे पार्ट्स को उन्होंने पक्वाशय के निकलने वाली जो नाड़ियाँ हैं उनके साथ में कंपेयर किया। अब इसमें भी लूप ऑफ हेनले जो है वो ग्रहणी के समान है, या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है वो पक्वाशय के समान है, और उनके साथ ही मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जुड़ी है, ऐसे रेफरेंसेस लिए हैं। और फिर बस्ती की जगह पर मूत्र का निर्माण जो है वो आयुर्वेद में भी उन्होंने मूत्रपिंड से ही कंसिडर किया है। इसके ऊपर उन्होंने
बहुत ज़्यादा चर्चा करके, सोच-विचार करके ऐसा सोचना शुरू किया और इसी को चिकित्सा में हम आगे लेके जाते हैं। और फिर हमारा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कहीं-कहीं पर वो रेफ़रेंसेस अलग-अलग हैं, कहीं-कहीं पर वो रेफ़रेंसेस मिसमैच होते हैं और हम चिकित्सा करते समय फिर हमारा कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो क्या हम ऐसे बोलें कि बस्ती और वृक्क दोनों सेम ही हैं? क्योंकि बहुत से आचार्य जो हैं या फिर बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका ऐसे कहना है कि शायद उस समय उनको वृक्क का इतना महत्व पता नहीं था और इसी के कारण उन्होंने वो सारे रेफरेंसेस बस्ती को दिए थे और आज हमें बस्ती जहाँ पर वर्ड आएगा, वहाँ पर हमें वृक्क को ही कंसिडर करना चाहिए। तो क्या हमें भी ऐसे ही कंसिडर करके आगे जाना है? क्या इसके ऊपर हम कुछ सोच सकते हैं? तो आज का जो टॉपिक है, इसमें हम इसी के बारे में थोड़ा-सा सोच-विचार करेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि बस्ती और वृक्क के जो रेफरेंसेस हमारे पास हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखती है क्या? बस्ती की तो संख्या 1 ही है, क्योंकि त्रिमर्म में 3 मर्म हैं। बस्ती अगर 2 होते तो वहाँ पर मर्म 2 हो जाते, लेकिन उनकी संख्या 1 ही है। वृक्क जो है, वो वृक्क वृक्क वर्ड हर जगह पर आया है, इसीलिए वृक्क की संख्या 2 है और डल्ला ने कहा भी है कि एक दक्षिण पार्श्व में सिचुएटेड है, एक वाम पार्श्व में सिचुएटेड है। बस्ती जो है, वो मूत्रवह स्रोतस का मूल स्थान है और वृक्क जो है, वो मेदोवह स्रोतस का मूल स्थान है। तो ये दोनों मूल स्थान जो है, वो अलग-अलग स्रोतसों के मूल स्थान हैं। बस्ती जो है वो स्नायु मर्म है, यानी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वृक्क का उल्लेख जो है वो मर्म शरीर में नहीं किया गया है। बस्ती जो है वो मूत्र का आशय है, ऐसा डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है, लेकिन वृक्क का संबंध जो है वो मूत्र के साथ नहीं जोड़ा गया है। बस्ती का जो स्थान है, वो गुद, वंक्षण, क्षेफ ये सारे अवयवों के बीच में है, ऐसा डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है। वैसे ही वृक्क का स्थान जो है, वो वाम और दक्षिण पार्श्व में है, ऐसे डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है। तो ये 2 ऑर्गन्स अगर अलग-अलग हैं, इनके रेफरेंसेस अलग हैं, इनका एक्सप्लेनेशन अलग है, तो फिर इन 2 ऑर्गन्स को हम एक ऑर्गन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। फिर बस्ती और वृक्क अगर सेम नहीं है, तो फिर मूत्र की उत्पत्ति की जो उलझन है, उसको सुलझाएँ कैसे? क्योंकि मूत्र की उत्पत्ति जो है, उसमें तो 2 ही चीज़ों का उल्लेख है, एक है पक्वाशय और दूसरा है बस्ती। अब पक्वाशय और बस्ती, इनका तो कोई डायरेक्ट मॉडर्न एनाटॉमी के हिसाब से कनेक्शन बनता भी नहीं है, क्योंकि बस्ती जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है, वो तो किडनीज़ के साथ में कनेक्टेड है। अब इसके लिए हमें थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि ये मल बनता कहाँ पर है? या फिर ये मलों की बनने की प्रक्रिया होती कहाँ पर है? तो जहाँ पर पुरीषधरा कला का वर्णन आया है, तो वहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है कि उंडुकस्थम विभजते मलम मलधरा कला। तो उंडुक जो पार्ट है, वहाँ पर सार और किट्ट इन दोनों का विभजन हो जाता है और उसी से आगे जो है बनने वाली चीज़ को हम किट्ट संज्ञा देते हैं। तो उंडुक के पास अगर ये विभजन होता है, तो उससे बनने वाली 2 चीज़ें जो हैं, वो आगे जाती है। एक है द्रव भाग, जिससे मूत्र बनता है और एक है घन भाग, जिससे पुरीष बनता है। पुरीष जो है, वो पक्वाशय से आगे जाते-जाते हमारे गुदा द्वार से बाहर की तरफ निकल जाता है। प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम है कि पक्वाशय से मूत्र कैसे बनता है या उसका कनेक्शन उसके साथ में क्या है? मूत्र उत्पत्ति जो है, उसमें हमने ये पहले श्लोक देखा था। उस श्लोक में हमने देखा था कि पक्वाशय से निकलने वाली जो नाड़ियाँ हैं, उसी के श्लोक में नीचे ये भी लिखा है, मूत्रस्य आमाशयान्तरात्, यानी कि आमाशय और पक्वाशय या इन दोनों के बीच वाला जो भाग है, वहाँ से निकलने वाली जो नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों से बस्ती का पूरण होता है और ये पूरण जो है, उसके लिए उन्होंने निस्यंदन वर्ड यूज़ किया है। तो ये कंटीन्यूअसली विदाउट प्रेशर होने वाली चीज़ है कि जो कंटीन्यूअसली ooज़िंग होते रहती है। अब ooज़िंग जहाँ पर होता है, उस ooज़िंग को हम सिरा के साथ कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक डेफिनेशन पता है
कि सरण करने का काम जो है वो सिराएँ करती है और सरण वर्ड जो है उसका मीनिंग चक्रपाणि ने दिया है सरणात् इति देशांतर गमनात्। एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, इसका मतलब ही शरण होना। अब ये जो शरण होता है, यानी कि क्या? एक जगह से दूसरे जगह पर वहन होता है। अब यहाँ पर भी पक्वाशय और आमाशय, इनके बीच में से जो नाड़ियाँ हैं, वहाँ से मूत्र का निस्यंदन होता है बस्ती की तरफ। तो ये निस्यंदन करने वाली जो चीज़ें हैं, वो शायद शिराएँ हो सकती हैं। अब सिराओं की जो उत्पत्ति है या सिराओं का वर्णन है, उस वर्णन में हमें और एक रेफरेंस मिलता है कि जो भोज्य धातु है, उसकी परिवृत्तिस्तु चक्रवत्, यानी कंटिन्यूअसली वो मूवमेंट में रहता है और वो मूवमेंट जो है, उसके कारण यहाँ पर मूत्र या फिर शरीर के जो बाकी के भाव पदार्थ हैं, उनमें उसका वहन होते रहता है। तो सिराओं में कंटिन्यूअसली वहन शुरू रहता है और यही वहन जो है, वो हमारे शरीर का रक्षण करने का, अलग-अलग काम करने का काम करता है। दूसरा एक रेफरेंस हमें मिलता है कि सिराओं की जो संख्याओं का वर्णन किया है, उसमें गुद, मेढ्र, श्रोणी, इनके स्थान में रहने वाली जो सिराएँ हैं, उनकी संख्या हमें पता है। तो लगभग वात, पित्त, कफ और रक्त सभी की 8-8 सिराएँ जो है वो वहाँ पर प्रेज़ेंट हैं। यानी कि क्या? गुदा, मेढ्र, श्रोणी यानी हमारा जो कटी का आशय है, उसमें ये सारी सिराएँ प्रेज़ेंट हैं। उसी के अंदर हमारा बस्ती प्रेज़ेंट है और सिराओं का काम जो है वो वहन करना है। जब हम प्रमेह व्याधि के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रमेह और बस्ती इनका हमें संबंध मिलता है। उसमें उन्होंने लिखा है क्लेदम कफो बस्ति गतम प्रदुष्य। अब प्रमेह जो है उसकी व्याख्या में ही है कि प्रकर्षेण प्रचुरम मेहयति, तो बहुत ज्यादा मात्रा में मूत्र त्याग करना, ये व्याधि प्रमेह है। अब अगर मूत्र त्याग होता है तो उसका संबंध अगर वृक्क इंपॉर्टेंट होते तो वृक्कों के साथ जोड़ा हुआ होता, लेकिन श्लोक में भी यहाँ पर बस्ती का नाम आया है। तो क्लेद या फिर कफ जो है वो बस्ती को प्रदुष्य करके मेह करता है, या फिर जो दोष है वो बस्ती के साथ जुड़कर वहां पर मूत्र निर्माण करते हैं, या फिर अधिक मात्रा में मूत्र निर्माण करके मूत्र का व्याधि निर्माण करते हैं। अब प्रमेह जो है वो बहुद्रव श्लेष्मा, उसमें दोष है। उसके जो रेफरेंसेस आते हैं उसमें अगर हम संप्राप्ति देखें तो संप्राप्ति के घटकों में वात, पित्त, कफ, मेद, अस्र, शुक्र, अंबु, वसा, लसिका, मज्जा, रस, मांस, ये सारे दुष्य मिलते हैं। लेकिन इसमें एक दुष्य नहीं है, वो दुष्य है अस्थि। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करेंगे, तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। एक तो प्रमेह जो है वो मूत्रभव स्रोतस का व्याधि है या मूत्र से रिलेटेड व्याधि है। ये व्याधि के संप्राप्ति में बस्ती का उल्लेख किया गया है और बस्ती का ही उल्लेख किया गया है। इसमें बहुद्रव श्लेष्मा है, जहाँ पर द्रवता प्राधान्य होगी, जहाँ पर श्लेष्मा प्राधान्य होगा, वहाँ पर आर्द्रता भी होगी। उसी आर्द्रता को हम क्लेद कहते हैं और यही क्लेद जो है वो बस्ती मार्ग से बाहर की तरफ निकल रहा है। और सारे जो दुष्य हैं, वो शिथिलता प्रधान, द्रवत प्रधान, ऐसे सारे दुष्य हैं। अस्थि जो है उसमें द्रवाल्पता होती है। पांचभौतिक बना है तो उसमें द्रव महाभूत तो होगा, जल महाभूत तो उसमें होगा, द्रवता होगी, लेकिन वो द्रवता जो है वो अत्यल्प प्रमाण में होगी। इसीलिए अस्थि का दुष्य में उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भी मूत्र का और बस्ती का ही हमें रेफरेंस मिलता है। तो क्लेद का संबंध जो है वो मूत्र के साथ है, बस्ती का संबंध जो है वो क्लेद के साथ है। अगर ये सारी चीजें मैच होती हैं तो इसका मतलब बस्ती और मूत्र, इनका ही हमें संबंध दिखाई देता है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में मॉडर्न साइंस में क्या दिखता है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फंक्शन वाइज या फिर निर्मिति प्रक्रिया वाइज हमें जो कुछ भी दिख रहा है उसमें सभी जगह पर बस्ती के रेफरेंसेस जो है वो मूत्र के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम एक और चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्नेह और वृक्क,
इनके भी हमें रिलेशंस मिलते हैं। जैसे बस्ती और क्लेद के मूत्र के रेफरेंसेस मिलते हैं, वैसे ही हमें वृक्क का संबंध जो है वो स्नेह के साथ दिखता है। क्योंकि वृक्क की जो व्याख्या है या वृक्क का जो महत्व है, उसमें उन्होंने लिखा है वृक्को पुष्टिकरो प्रोक्तो जठरस्थस्य मेधसः। तो मेद जो है, उसका पोषण जो है वो करने का काम वृक्क करते हैं। फिर मेदो वह स्रोतस का मूल स्थान भी वृक्क है। और मेद धातु का जो कर्म बोला है, हर एक धातु के प्रधान कर्म बोले गए हैं। उनमें से मेद धातु का जो प्रधान कर्म है, वो स्नेहन है। तो स्निग्धता, स्नेहन, ये सारा मेद से जुड़ा हुआ है। और मेद का पुष्टि करने का, मेद को बनाने का, मेदो व स्रोतस का मूल स्थान, ये वृक्क बोला है। तो वृक्क और मेद का संबंध है, मेद और स्नेह का संबंध है। इसीलिए वृक्कों का संबंध जो है वो स्नेह के साथ में है। अब हमारे पास दो चीजें मिल गई, वृक्क का संबंध स्नेह के साथ है और बस्ती का संबंध जो है वो मूत्र के साथ है। अगर स्नेह और मूत्र के बीच वाला रिलेशन जो है वो हमें समझ में आ गया, तो इसका मतलब ही वृक्कों से निस्यंदन बस्ती की तरफ हो सकता है कि नहीं, उसके बारे में हमें रेफरेंसेस समझ में आना आसान हो जाएगा। तो स्नेह और मूत्र, इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, वो है क्लेद। क्लेद यानी आर्द्रता। तो स्निग्धता जो है वो क्लेद कारक है, यानी स्निग्धता से क्लेद बनता है। और क्लेद का वहन करने का काम मूत्र करता है। तो स्निग्धता और मूत्र, इनके बीच वाला जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्लेद है। वैसे ही हमें एक गुण पता है, सरगुण पता है। अब सरगुण जो है, वो सरगुण के लिए स्निग्धता की जरूरत होती है। सिराएं जो है, सिराओं में सरणात सिरा लिखा है। इसीलिए सिराओं का संबंध जो है वो सरण कर्म से या फिर स्निग्धत्व से है। इसीलिए हमें क्या क्या मिला कि स्नेह जो है उससे मूत्र की उत्पत्ति हो सकती है। स्नेह और मूत्र जो है, इनके बीच वाला कनेक्टिंग लिंक जो है वो क्लेद है। सरता और स्निग्धता, सरगुण जो है वो स्निग्धता के साथ जुड़ा हुआ है। और सरत्व जो है वो सिराओं से होता है। इसीलिए हमें जब भी कभी रेफरेंसेस मिलते हैं, तो स्नेह सारो अयम पुरुषः प्राणाश्च स्नेह भूयिष्ठः, ये रेफरेंस जैसे मिलता है, वैसे ही स्नेहन का रेफरेंस जो है वो सिराओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि सिराओं से हमारे शरीर का स्नेहन, अनुग्रहण, आकुंचन, प्रसारण, ये सारी चीजें जो है वो सिराओं के मार्फत ही हमारे शरीर में सभी जगह पर होती है। अब ये जो सिराएं हैं, इनका कनेक्शन हम नाभि के साथ जोड़ सकते हैं। ये सारा जो कनेक्शन है वो लास्ट में हम एक बार सारी चीजों को सामने रखकर फिर से एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम एक रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस की तरफ, दूसरे रेफरेंस के तीसरे रेफरेंस की तरफ जा रहे हैं। अब सिराएं जो हैं, सिराओं का संबंध जो है वो नाभि के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि नाभि जो है वो पूरे शरीर का मूल बोला है, सॉरी, पूरे शरीर के सिराओं का मूल बोला है। और नाभि से निकलने वाली ही सिराएं जो है वो ऊर्ध्व, अधक, तिर्यक, ऐसे अलग अलग मार्ग में निकलती हैं। अब ये जो सारी सिराएं हैं, वो सारी सिराएं नाभि के साथ निबद्ध है, बंधी हुई है। और जैसे चक्र रहता है, तो चक्र के जो स्पोक्स रहते हैं, उन स्पोक्स के साथ में जैसे स्ट्रक्चर दिखता है सेंट्रल एक्सिस का, वैसे ही नाभि और सिराएं जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो नाभि और सिराओं का हमें रेफरेंस मिल गया। अब अगर हम नाभि के बारे में डिस्कस करेंगे, तो नाभि में, नाभि एक मर्म है, वो एक सिरा मर्म है। इसका मतलब यहाँ पर भी नाभि और सिराओं का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। नाभि पित्त का स्थान भी है। नाभि को जब गर्भ का पोषण का रेफरेंस हम पढ़ते हैं, तो नाभि को ज्योति स्थान भी कहा गया है। अब ये जो ज्योति स्थान है वो क्या करता है, माता से आने वाला जो आहार रस है उसको गर्भ सात में बनाकर गर्भ का पोषण करने का काम करता है। अब अगर गर्भ का पोषण करना है, तो गर्भ के पोषण के लिए दो टर्म्स आते हैं। एक है उपस्नेहन और दूसरा है उपस्वेदन।
तो ये उपस्नेहन और उपस्वेदन जो है, इसमें से उपस्वेद जो है, वो उपस्वेद तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाभि जो है, वो ज्योति का स्थान है, अग्नि का स्थान है, तो वो स्वेदन कर सकता है। लेकिन नाभि से स्नेहन कैसे होता होगा? तो ये स्नेहन जो है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वहाँ पर देखना पड़ेगा कि स्नेहन शरीर में कौन करता है? स्नेहन शरीर में करता है मेद धातु। अब ये मेद धातु बनता कहाँ पर है? मेदोवह स्रोतस में। या फिर इसका पोषण कौन करता है? मेदोवह स्रोतस करता है। और मेदोवह स्रोतस का मूल स्थान क्या है? वृक्क और वपावहन। अगर वृक्क और वपावहन मेदोवह स्रोतस के मूल स्थान है और उनका अगर शरीर में हम स्थान देखने जाएंगे तो हमें ये मिलेगा कि नाभि का आसमंत जो है, नाभि के सराउंडिंग वाला जो पार्ट है, उसी स्थान में हमें वपावहन भी मिलता है और उसी स्थान में पीछे की तरफ जाने के बाद हमें वृक्क भी मिलते हैं। इसका मतलब कि नाभि में जो ज्योति है, जो अग्नि है, उस अग्नि को हमें पूरे शरीर में फैलाना ज़रूरी है पचन क्रिया के लिए, या फिर शिराओं के मार्फत हमें स्टिम्युलेशन देना है। लेकिन शिराओं से अगर वहन करवाना है, तो वहन के लिए हमें सरण कर्म अच्छा होना चाहिए। सरण कर्म अगर अच्छा करना है तो वहाँ पर स्निग्धता होनी चाहिए और शिराओं में ये स्निग्धता देने का काम जो है, वो मेदोवह स्रोतस करता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, वो एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। नाभि अग्नि का स्थान है, नाभि से शिरा निकलती है, शिराओं का काम सरण है, सरण कर्म के लिए स्नेह की ज़रूरत है, स्नेह जो है वो मेदोभव स्रोतस से मिलेगा, मेदोभव स्रोतस में जो स्नेह है, उस स्नेह का एक और काम भी है क्लेदन करना। अब ये क्लेदन अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और क्लेद प्रोड्यूस हो जाता है अधिक, तो वही क्लेद शरीर से बाहर निकलने का काम जो है, वो मूत्र से होता है। तो इसीलिए क्लेद और मूत्र इन दोनों का कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन इसको रेगुलराइज करने का काम कौन करता है? इसको रेगुलराइज करने का काम स्वेद करता है। जैसे अभी हमने देखा कि गर्भ का पोषण जो है उपस्नेहन और उपस्वेदन से होता है, यानी कि कहीं पर भी कुछ भी पहुंचाना है तो उपस्नेहन और उपस्वेदन होना जरूरी है। उसी तरह से शरीर में भी कहीं पर कुछ भी पहुंचाना है तो वहां पर उपस्नेहन उपस्वेदन होना जरूरी है। उसमें से स्वेदन जो है वो अग्नि की वजह से हो जाएगा और स्नेहन जो है वो शिराओं की वजह से हो जाएगा। इसीलिए वृक्क जो है वो स्निग्धता के साथ जुड़े हुए हैं, बस्ती जो है वो मूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। और इस प्रोसेस को रेगुलराइज करने का काम जो है वो नाभि यानी ज्योति स्थान यानी अग्नि करता है। और यहाँ पर स्नेह और मूत्र के बीच में जो कनेक्शन है वो कनेक्शन क्लेद के कारण होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब भी कभी पांचभौतिक चिकित्सा में हम मूत्रपिंड का परीक्षण करते हैं, तो मूत्रपिंड के एक परीक्षण के समय हम नाभि प्रदेश जो है, वहां पर पीड़नासहत्व चेक करते हैं। तो उदर परीक्षण में हम नाभि के आसमंत को चेक करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि वृक्क जो है उनमें शूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसमें पीड़ना सहत्व है, इसका मतलब ही वृक्कों का काम बढ़ गया है। वृक्कों का काम बढ़ने का कारण सबसे मेन जो है वो क्लेद का निर्माण जो है वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि क्लेद जो है वो निर्माण होता कहाँ से है? स्नेह से होता है। अगर स्नेह ठीक तरह से बन रहा है तो क्लेद ठीक तरह से बनेगा। अगर स्नेहन ठीक तरह से नहीं हो रहा है तो क्लेद भी ठीक तरह से नहीं बनेगा और शरीर से जो उत्सर्जन कर्म होना चाहिए वो प्राकृत तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमारा जो बाकी का सारा पार्ट है, वो सारा पार्ट समझने के लिए हमें इसके आगे लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। ये तो एक जस्ट मूत्र और मूत्रपिंड के ऊपर चर्चा थी। अब ये जो चर्चा थी, इसमें हमें क्या-क्या कनेक्शंस मिले हैं,
तो वो कनेक्शन में सबसे मेन कनेक्शन जो है, वो पक्वाशय से जो मूत्र है, उसकी उत्पत्ति होती है और उससे बस्ती का पूरण होता है। लेकिन वो पूर्ण होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है या पार्ट है या रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, वो सिराएँ हैं। सिराओं का संबंध जो है, वो सिराओं का संबंध स्निग्धता से है। स्निग्धता का संबंध जो है वो मेद के साथ है और मेद की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल मूत्रपिंड है। तो जब भी कभी हमें चिकित्सा करनी है, उत्सर्जन प्रक्रिया देखनी है, तो उस समय हमें ये स्निग्धता कितनी प्राकृत तरीके से हो रही है, क्लेद कितना प्राकृत तरीके से बन रहा है, उसके ऊपर देखकर ही हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी। अब बस्ती को मूत्र के साथ जोड़ा तो है, लेकिन बस्ती में जो आता है, उसको मूत्र की संज्ञा दी गई है। लेकिन मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसमें स्निग्धता का रोल होने के कारण उसमें वृक्क भी उतने ही इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो वृक्कों का संबंध और बस्ती का संबंध नाभि के साथ जुड़ा हुआ है। इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखकर हम आगे चिकित्सा में जाएँगे, तो चिकित्सा करते समय हमें बहुत सारी चीज़ें जो है, वो एक्सप्लेन होना शुरू हो जाएँगी। इसके आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में हमें एक्चुअल में पांचभौतिक दृष्टि से मूत्रपिंड क्या है, मूत्रपिंड के विकारों के लक्षण क्या-क्या दिखते हैं, उन मित्र